हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित निरापरे आप सभी का शिक्षार्थ एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें टॉपिक है हमारा बल। आज का टॉपिक है हमारा बल की बल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बल की परिभाषा देखेंगे। तो बल की परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखी, अब उसको देखते हैं कि बल वह बाह्य कारक है। बल वह बाह्य कारक है, तो अपन को भी यहाँ पर ये भी समझना है कि बाह्य कारक क्या होते हैं। उसके बाद में बाह्य कारक है जो कि किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम बल कहते हैं। ऐसे एक डेफिनेशन देखेंगे कि बल वह एक बाह्य कारक है जो कि किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन लाता है या फिर लाने की चेष्टा करता है। तो यहाँ पर अपन को पहले दो शब्दों को समझना बहुत आवश्यक है। पहला कि बाह्य कारक और दूसरा हमारी प्रारंभिक अवस्था। तो आइए चलते हैं, पहले बाह्य कारक और प्रारंभिक अवस्था को समझते हैं। तो बाह्य कारक यानी कि हम किसी वस्तु पे वो बाह्य कारक क्या प्रयोग में लाएंगे जिसके कारण कि वह उसमें बल लगेगा। तो यहाँ पे बाह्य कारक देखेंगे तो यहाँ पर दो चीज होती है, एक तो वो धक्का हो सकता है या फिर खिंचाव हो सकता है। या तो हम किसी वस्तु को धक्का लगा सकते हैं या हम उस वस्तु को खींच सकते हैं। तो यहाँ पे बाह्य कारक क्या दो हो जाएंगे, एक धक्का और दूसरा है खिंचाव। अब हम आते हैं वस्तु की प्रारंभिक अवस्था कि वस्तु किन किन प्रारंभिक अवस्था में होगा तब यह बाह्य कारक हमें उपयोग में लाना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था, तो मैं प्रारंभिक अवस्था को कुछ पार्टों में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था को मैं कुछ पार्टों में डिवाइड कर देता हूँ। तो पहला मैं लिखता हूँ आकार, दूसरे नंबर पे मैं लिखता हूँ आकृति, तो यहाँ पर हम देखेंगे, मैंने यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था में भी कुछ 5 पॉइंट लिखे उसके नीचे अलग अलग। तो पहला मैं लिख रहा हूँ कि वस्तु की प्रारंभिक अवस्था क्या हो सकती है, तो उसका आकार में परिवर्तन ला सकते हैं धक्का या खिंचाव लगाकर। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है आकृति। तो हम किसी वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे, उसमें धक्का लगा सकते हैं या उसको खींच कर। तीसरी अवस्था आती है हमारी विराम अवस्था। तीसरी अवस्था आती है हमारी विराम अवस्था। जब कोई वस्तु विराम है हम उसे धक्का देकर उसे गति की अवस्था में ला सकते हैं। पहले उसकी प्रारंभिक जो अवस्था रही है तीसरी ही विराम अवस्था। अब यहाँ पे हमारा चौथा पॉइंट आता है गति की अवस्था। गति की अवस्था यानी कि मैंने किसी फुटबॉल के मैदान में एक गेंद को किक मार के यानी कि उस पर धक्का लगा के उसको गतिमान करा, लेकिन जो अगले दूसरी टीम का जो भी खिलाड़ी होगा वह तो उसे रोकने का प्रयास करेगा और वो रोककर उसको पुनः विराम अवस्था में ला देता है। तो यहाँ की उसकी प्रारंभिक अवस्था किसमें, पहले तो गति में थी लेकिन बाद में क्या की जब दूसरी टीम खिलाड़ी ने रोका तब विराम अवस्था में। अब यहाँ पे मेरा 5वां पॉइंट आता है गति की दिशा कि भैया जो प्रारंभिक अवस्था है वो गति की दिशा पर भी हो सकती है कि हम किसी वस्तु किस दिशा में चला रहे हैं और हमने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, तो हम इन सभी पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर बल का संकेत कि बल को किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में और फिर कुछ महत्वपूर्ण बेसिक जानकारियां यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला है बल का संकेत। तो जो बल है हम बल को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं और जो बल है उसका सूत्र होता है, तो जैसे F = ma, इसका क्या सूत्र होता है, फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो m है वह द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, a है वह त्वरण को प्रदर्शित करता है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं इसकी प्रकृति कि भैया बल किस प्रकृति का, सदिश राशि या फिर अदिश राशि। तो जो ये बल है वह एक सदिश राशि है, सदिश राशि। अब हम आते हैं बल के एसआई मात्रक पर। यहाँ पर जैसे कि मैंने उसका एक फॉर्मूला लिखा है बल का, F = m × a।
तो यहाँ पर जब हम इसका ऐसा ही मात्रक लिखेंगे तो ये जो m है वो तो हमारा क्या द्रव्यमान प्रदर्शित कर रहा है, तो द्रव्यमान से क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पर केजी यानी किलोग्राम। उसके बाद में जो त्वरण आ रहा है वो त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो इस पर जो ऐसा ही मात्रक होगा वो मूल मात्रक क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। लेकिन उसके बाद में हम बल का एक मात्रक बहुत प्रचलित है, क्या है न्यूटन। तो इसको और भी क्या है नाम से ऐसा ही मात्रक उसका और भी क्या होता है न्यूटन, जिसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि ऐसा ही मात्रक मूल उसका जो मूल मात्रक है वो क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो न्यूटन है वो हमारे आइजैक न्यूटन सर के नाम पर रखा गया है। उसके बाद में हम आते हैं विमा पर कि भैया बल की विमाएं क्या होती है। तो हम उसे आसानी से विमा को आसानी से हम यहाँ पर ऐसा ही मात्रक के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास जो विमा में होता है एम एल टी। तो यहाँ पर देखेंगे जो m है वो क्या द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, m जो है वह द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान में किलोग्राम तो वो वैसा का वैसा रहेगा, यानी कि m की पावर 1 है जो कि हम नहीं लिख रहे हैं। और जो यहाँ पर लंबाई, तो लंबाई भी मीटर भी है तो उसकी रेस्ट टू द पावर 1 रहता है, उसे भी नहीं लिख रहे। लेकिन जो समय है वो क्या किलोग्राम और मीटर के अपॉन में, यानी कि जब हम उसको यहाँ पे विमित सूत्र में प्रदर्शित करेंगे तो उससे तो टाइम की पावर कितनी हो जाएगी माइनस बल के कुछ एग्जाम्पल। तो जो प्रारंभिक अवस्था थी उसी पर आधारित हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो हमारे सबसे पहले मैंने प्रारंभिक अवस्था लिखी थी आकृति, तो पहले आकृति पर बेस्ड एक बल का एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर एक है बॉल है, कुछ इस प्रकार की बॉल है जिसका कि अभी उसकी आकृति कैसी है गोलाकार है, उसका क्या गोलाकार आकृति की है वो। लेकिन मैंने क्या करा कुछ समय पश्चात उस पर जो बॉल थी उस पर दोनों तरफ से मैंने धक्का लगाना चालू कर दिया। इधर से भी धक्का लगा रहा हूँ उसको और इधर से भी धक्का लगा रहा हूँ, दोनों तरफ बीच में पकड़ के उसको कुछ इस प्रकार दबाने लग गया। तो जो ये बॉल रहेगी उसकी जो आकृति अंडाकार हो जाती कुछ इस प्रकार से हो जाती, जब तक इस पे ना ये बल लगाते रहते हैं तब तक वह अंडाकार हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले तो यहाँ पर जो बॉल थी वो गोलाकार थी, लेकिन उसकी जब हमने उसको दोनों तरफ से धक्का लगाया तब उसकी आकृति क्या चेंज होगी और किस प्रकार की होगी अंडाकार होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो बॉल है उसकी प्रारंभिक अवस्था क्या रहेगी गोलाकार, लेकिन जब हमने उस पर धक्का लगाया यानी बाह्य कारक लगाया तब उसकी आकृति कैसी हुई अंडे के आकार की होगी। अब उसके बाद हम आते हैं आकार पर कि भी हम किसी भी वस्तु के आकार में किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। कि यहाँ पर मैं देखूंगा यहाँ पर एक और एग्जांपल है मेरा, यहाँ पर मैं लेता हूँ स्प्रिंग। कुछ ये स्प्रिंग बनी हुई है, तो स्प्रिंग क्या है अभी हम विराम अवस्था में यानी उसकी प्रारंभिक अवस्था में। जब मैंने इसे दोनों तरफ मैंने इस तरफ से भी और इस तरफ, जब मैंने यहाँ दोनों तरफ पकड़ के इस स्प्रिंग को मैंने खींचना स्टार्ट करा तो इस स्प्रिंग में तो एक गुण होता है कि वह लंबाई उसकी बढ़ती जाती है, यानी कि उसमें तन्यता का गुण होता है और वह धीरे धीरे खींचते जाएंगे यानी कि बड़ी होती जाएंगी। तो मैंने कुछ समय बाद में देखेंगे तो जो स्प्रिंग देंगी उसकी आकृति में कुछ बढ़ जाएंगी, यानी कि उसकी जो आकृति है वो कुछ बढ़ जाती है। तो उसकी प्रारंभिक यानी कि प्रारंभिक अवस्था क्या रहेगी इस आकृति की इस आकार की रहेगी। लेकिन जब हम उसे दोनों तरफ पकड़ के दोनों सिरों को पकड़ के खींचेंगे तो कुछ उसमें आकार में परिवर्तन हो जाता है और वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से कुछ बड़ी हो जाती है। तो यह हमारा बल का दूसरा एग्जाम्पल था। अब हम बल के तीसरे एग्जाम्पल को देखेंगे कि हमारा किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था अगर गति की दिशा, अगर हमको किसी भी वस्तु की प्रारंभिक दिशा से उसकी जो गति की दिशा वो चेंज करना है तो किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं देखूंगा कि हम जब भी मॉल में जाते हैं तो हमारे पास में सामान रखने के लिए कुछ इस प्रकार की ट्रॉली रहती है। तो जब हम इसे धक्का देते हैं तो वो ट्रॉली भी उसी दिशा में चलने लगती है। लेकिन कुछ समय बाद उस समय मुड़ना रहेगा, यानी कि हम जब मॉल घूम रहे जब हमारा एक रो में से सामान देख के हो गया तो हम दूसरी रो में जाएंगे। तो जब हम इसे मोड़ते हैं तो ये है ना ऑटोमेटिकली इस ट्रॉली की जो दिशा है वो भी उस दिशा में जिस दिशा में ट्रॉली को मोड़ते हैं उस दिशा में यह चलना प्रारंभ कर देती है।
तो यहाँ पर हम इस प्रकार कुछ किसी वस्तु की प्रारंभिक दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, क्या? विराम अवस्था और गति की अवस्था। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो विराम अवस्था और गति की अवस्था है, उस हम दोनों एग्जाम्पल को एक साथ में पढ़ेंगे कि वहां पर हम इस एग्जाम्पल से ना हम किसी वस्तु को पहले विराम अवस्था से गति अवस्था में लाएंगे, फिर गति अवस्था से उसको विराम अवस्था में लाएंगे। तो उसका सबसे सही एग्जाम्पल है किसी भी फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल की गेंद पर किक मारना। तो मैंने माना कि यहाँ पर एक हमारी फुटबॉल है, तो यहाँ पर जब एक खिलाड़ी जब इस पे किक मारता है तो कुछ देर हवा में चलते हुए वह यहाँ इस दूरी पर पहुंची, लेकिन इस दूरी पर दूसरी टीम का एक खिलाड़ी था, तो उसने क्या करा, इस गेंद को यहाँ पर रोक लिया। तब यहाँ पर हमें ना इसको 2 पॉइंट से समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार कि यहाँ पर क्या गेंद विराम अवस्था में, ये किस अवस्था में? विराम अवस्था में है। यह अभी गेंद किस विराम अवस्था में, लेकिन जब यहाँ पे खिलाड़ी द्वारा इस पे धक्का लगाया गया, यहाँ पर भायकार क्या धक्का लगाया गया, तो यह जो गेंद है वो गति की अवस्था में आ गई और कुछ दूरी पे पहुंच गई, यहाँ पर कुछ दूरी पे पहुंच गई। लेकिन कुछ दूरी पर जो दूसरा टीम का खिलाड़ी था उसने यह गेंद को पकड़ लिया, यह गेंद को रोक लिया, गोल में जाने से रोक लिया। तब यहाँ पर ये वस्तु की गतिमान थी, यहाँ पे तो गतिमान है ना स्थिति में, लेकिन जब दूसरी टीम के खिलाड़ी ने इसे रोका तो यह किस अवस्था में आ गई? विराम अवस्था में आ गई, विराम की अवस्था में। तो यहाँ पर देखेंगे जब विराम थी तो एक खिलाड़ी द्वारा इसको गति की अवस्था में लाया गया, यह गति की इस दिशा में गति करते हुए यहाँ तक गई, तो यह पहले विराम से गति की अवस्था में लाया गया, फिर गति की अवस्था से दूसरी टीम के खिलाड़ी ने इसे रोककर पुनः विराम अवस्था में ला गए। तो यहाँ याली कंडीशन क्या हुई? विराम अवस्था वाली, कि विराम अवस्था से इसको क्या गति की अवस्था में लाया गया। तो यहाँ पे बाह्य कारक क्या? धक्का लगा। लेकिन यहाँ पर जब बॉल बढ़ रही थी, गति कर रही थी, उसके बाद जो दूसरी टीम के खिलाड़ी द्वारा इसको खींच के या पकड़ कर यहाँ पर पुनः उसको किस अवस्था में ला दिया? विराम अवस्था में ला दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको याद एग्जाम्पल विराम अवस्था और गति अवस्था के एग्जाम्पल लिखा है। क्या लिखा? पहला पॉइंट है संतुलित बल, दूसरा पॉइंट है मेरा असंतुलित बल। तो संतुलित बल और असंतुलित बल को समझने के लिए मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरी फर्श है, यानी कि सरफेस है, उसके ऊपर मैंने क्या एक बॉक्स रखा हुआ है, एक क्या रखा हुआ? बॉक्स रखा हुआ है। तो इस बॉक्स को मैं 2 धागे, इस दिशा में मैंने एक्स धागे और इस दिशा से मैंने वाई धागे से बांधा हुआ है। तो यहाँ पर क्या एक बॉक्स है, बॉक्स मैंने दोनों तरफ, एक तरफ एक्स दिशा में भी बांधा हुआ है और वाई दिशा में भी धागे द्वारा बांधा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, बॉक्स को एक्स दिशा की तरफ खींचना, यानी कि यहाँ पर मैं इसको खींचना प्रारंभ करता हूँ। तो ये जो बॉक्स होगा वह किस दिशा में गति करने लगेगा? एक्स दिशा में गति करने लगेगा। कब? जब मैं इसे एक्स दिशा में खींचना प्रारंभ करूंगा। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे मैं एक्स दिशा में 5 न्यूटन के बल से इसे खींच रहा हूँ। तो क्या वो तो एक्स दिशा में गति करेगी, लेकिन मैंने फिर दूसरी बार में क्या करा, मेरा एक दोस्त आया, उसने यहाँ पर वाई छोर को पकड़कर यहाँ पर भी 5 न्यूटन के बल से वो क्या कि वाई वाला धागे का छोर भी खींचने लग गया। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने देर इस एक्स बल में एक्स छोर पर 5 न्यूटन के बल से खींच रहे उतने टाइम से ये बॉक्स आगे एक्स दिशा में गति करते रहेगा। तो यहाँ पर जो जितने टाइम एक्स छोर पर 5 न्यूटन के बल से इसे खींचा गया है, तो उतने टाइम जितने टाइम वो गति कर रहा है तो वह किस अवस्था में? असंतुलित अवस्था में। लेकिन मैंने क्या करा, जैसे ही मेरा दोस्त आया वाई छोर पर, उसे भी 5 न्यूटन के बल से उसकी विपरीत दिशा में खींचना प्रारंभ करेगा, तो ये जो बॉक्स है दोनों तरफ समान बल लग रहा है, वाई तरफ भी 5 न्यूटन का लग रहा है, एक्स तरफ भी 5 न्यूटन का लग रहा है। तो ये जो बॉक्स है वह है ना स्थिर अवस्था में आ जाएगा। वह किस अवस्था में आ जाएगा? स्थिर अवस्था में आ जाएगा।
तो जब यह स्थिर अवस्था में आएगा तो किस अवस्था में रहेगा, यहाँ पर कौन सा बल कार्य करेगा, संतुलित बल। तो वहां पर संतुलित बल क्यों कार्य करेगा, क्योंकि इस तरफ भी तो एक बंदा खींच रहा है और इस तरफ भी एक बंदा खींच रहा है। यहाँ पर बल तो लग रहा है लेकिन वो उसके ना प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन लाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर संतुलित बल कार्य कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर यही बात करूं कि एक से तरफ यहाँ पे 5 न्यूटन का पहले बल लग रहा था तो मैं उसे 10 न्यूटन का कर देता हूँ। यहाँ पर पहले एक तरफ 5 न्यूटन का बल लग रहा था, मैं इसे 10 न्यूटन का कर देता हूँ और जो बाय तरफ है 5 न्यूटन का ही बल रहने देता हूँ। तो ये जो बॉक्स क्या होगा, पुनः एक्स दिशा में चलना प्रारंभ कर देगा। क्यों चलना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो बल है वो असंतुलित हो जाएंगे। असंतुलित होने के कारण ये बॉक्स में फिर पुनः गति आ जाएगी। तो यहाँ पर हम एक बात देखेंगे, जो असंतुलित बल से वस्तु में गति होती है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे जब एक दिशा में असंतुलित बल कार्य कर रहा है तो जिस दिशा में ज्यादा बल लगेगा उस दिशा में हमारी वस्तु में गति होगी। अब जो संतुलित बल है भैया वो क्या करता है, वो क्या निर्भर करता है, वस्तु की गति में क्या निर्भर करता है। तो जो असंतुलित बल है वह वस्तु की गति की दिशा निर्भर करता है। जो असंतुलित बल है वो वस्तु की गति की दिशा निर्भर करता है, दिशा प्रदान करता है। लिख देता हूं यहाँ पर। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि असंतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है, और इसमें से ये 2 पॉइंट में से क्वेश्चन बनते भी है अधिकतर। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, अगर दोनों सिरे पर, किसी वस्तु के दोनों सिरे पर हम अगर बराबर बल लगा तो वह संतुलन की अवस्था में रहेगा, और यदि हम एक छोर पे ज्यादा बल लगा दूसरे छोर पे कम बल लगा तो वह किस अवस्था में होगा, असंतुलित बल की अवस्था में होगा। अब इसके बाद में इसको मिटा देता हूँ एग्जाम्पल, और एक हम जो हमारे दैनिक जीवन में हम सबसे ज्यादा इसे अनुभव करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या है, हमारी ये सरफेस है, यह सतह है, हमारी सरफेस है, और इसके ऊपर मैंने बहुत भारी एक है ना बॉक्स रखा हुआ, बहुत भारी, जिसका ना वजन क्या टन में है, जिसका वजन टन में है। लेकिन वहां पर एक बंदा है जो वो है ना इस दिशा में कुछ बल लगा रहा है, यानी कि धक्का लगा रहा है, इस दिशा में धक्का लगा रहा है, पर वह है ना इस बॉक्स को आगे नहीं धकेल पा रहा है। इस दिशा में धक्का लगा रहा है लेकिन वह इस बॉक्स को आगे नहीं धकेल पा रहा। क्यों नहीं धकेल पा रहा, इसका एक रीजन है कि जब हम किसी भी बॉक्स को किसी भी सतह पर धकेलते हैं या उस पर धक्का लगाते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी जो विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसे कि हम कहते हैं घर्षण बल। जिसे हम क्या कहते हैं, घर्षण बल। अब यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे घर्षण बल कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है, घर्षण बल 10 न्यूटन का। लेकिन ये बंदा यहाँ पर कितना बल लगा पा रहा है, 5 न्यूटन का ही लगा पा रहा है। तो यह बंदा इस बॉक्स को आगे की तरफ नहीं धकेल पाएगा। लेकिन अब ये क्या करता है, यहाँ पर दो बंदे हो गए। ये तो 5 न्यूटन का बल लगा रहा था, जो दूसरा आया वो भी 5 न्यूटन का बल लगाने लग गया, 5 न्यूटन का बल लगाने लग गया। तो इस अवस्था में यहाँ पर घर्षण बल भी 10 न्यूटन का लग रहा है, और यहाँ पर दोनों आदमियों द्वारा लगाया गया बल भी 10 न्यूटन का है, पर भी आगे धकेल नहीं पाएंगे। क्योंकि यह संतुलन बल की अवस्था में, संतुलित बल की अवस्था में। लेकिन फिर क्या हुआ, एक बंधन के साथ में फिर सेट हो गया, जो कि हम इस पर कितने का बल, 2 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो इनके पास में क्या हो गया, टोटल इनके द्वारा बल उस बॉक्स पर लगाया गया बल कितना हो गया, 12 न्यूटन का हो गया। 12 न्यूटन का हुआ तो ये बॉक्स आसानी से थोड़ा धीरे धीरे आगे गति करने लगता है। तो यहाँ पर अगर हम किसी वस्तु को धकेलते हैं आगे की तरफ, तो वहां पर जो हमारे द्वारा लगाया गया बल है वह घर्षण बल के मान से अधिक होना चाहिए, तभी हम उस वस्तु को आगे की तरफ धकेल पाएंगे।